हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी या पुस्तकातली 33वी कहाणी पतीने पत्नी को ही पराये हाथों सौंपा। जर तुम्ही माझे मागील व्हिडिओ बघितले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। मैं 27 वर्षीय महिला हूँ। मेरा नाम अमरजीत कौर है। मुझे 11 वर्ष बड़े आदमी से प्यार करने के लिए दबाव डाला गया। उन दिनों मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मेरी 10वीं की पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी और मैं परीक्षा भी नहीं दे सकी। मेरा पति उस समय मेरे मायके के करीब रहता था। वह सब्जी बेचता था और उसकी माँ झाड़ू पोछे का काम करती थी। एक बार मुझे देखने के बाद मेरे घर उसका आना जाना बढ़ गया। मैं भी उसके घर आती जाती रही। एक दिन वह आदमी, मेरा वर्तमान पति, अचानक मेरे घर आ धमका। उस समय घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मुझे अकेला देखकर मुझे बताया कि उसके मन में मेरे प्रति वैसी ही भावनाएं उमड़ रही है जैसे कि फिल्मों में जवान लड़के लड़कियां एक दूसरे से करते नजर आते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ वैसे करना चाहता हूँ। मैंने इनकार कर दिया। माता पिता के घर लौटते ही मैंने सारी बातें उन्हें बता दी। उन्होंने मुझे गुस्से में बहुत बुरा भला कहा। सब्जी वाले को दोबारा कभी घर न आने की चेतावनी दे दी गई। हालांकि उसकी माँ को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता बहुत ऐतराज करते थे। घर आने की मना कर देने के से मामला सुलझा नहीं। वह चिट्ठियां लिख लिख कर मेरे घर में फेंकने लगा, किंतु मैं एक भी जवाब नहीं दिया। उन खतों के जरिए वो मुझसे शादी करने की इच्छा व्यक्त करता रहा। मेरी खामोशी को देखते हुए उसने मुझे धमकी भरे पत्र फेंकने शुरू कर दिए। वह लिखता कि अगर मैं राजी नहीं हुई तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। मैं उससे बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इस बात से सहमत थी, अगर मैं उसका प्रस्ताव नहीं माना तो मुझे या मेरे पिता को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ मैं यह भी सोच रही थी, अगर यह सारा वृत्तांत मैंने माता पिता को समक्ष रखा तो मेरी फिर से पिटाई शुरू हो जाएगी। काफी सोच विचार करने के बाद मैंने हामी भर दी। लड़के के घर वालों ने फटाफट 13 अप्रैल को मेरी शादी की तारीख पक्की कर दी। वे महज एक जोड़ी नए कपड़े लाए और मेरी चद्दर उड़ाई की रस्म पूरी हो गई। मेरे पिताजी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा था कि वे दोबारा मेरी सूरत देखना नहीं पसंद करेंगे। मैं ससुराल रवाना हो गई। वहां का नजारा मेरी कल्पना से परे था। पहले ही दिन मेरे पति ने धमकाते हुए कहा कि मैं अपने माता पिता को भूल जाऊं और कभी भी उसकी बात का जवाब न दूं। उसकी बात न मानने पर खतरनाक नतीजे की धमकी उसने दोहरा दी। इस बीच मेरे पिता ने संदेश भेजा कि मैं अपने पति के साथ मायके आ जाऊं, क्योंकि ऐसा रिवाज है। मेरे पति ने फौरन उनका निमंत्रण ठुकरा दिया। मेरी सास ने कहा कि हम तब जा सकते हैं जब मेरे पिताजी खुद हमें लेने आए और अपनी पुरानी बातों के लिए मैं माफी मांगे। मेरे पिताजी आए और उन्होंने माफी मांग ली और वे हमें अपने घर ले आए गए। मेरे पिता ने हमें काफी उपहार दिए। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मेरे पति ने वे सारी चीजें मुझसे छीन ली। मैं हर वक्त उसके दुर्व्यवहार से डरी रहती थी। लोहड़ी का त्योहार था। मेरी माँ मिठाइयाँ इत्यादि लेकर मेरे घर आई। उसके वापस जाने के बाद मेरे पति ने मुझे कई थप्पड़ मारे, जिनके निशान मेरे चेहरे पर उभर आए। उसने कहा कि मैंने अपनी माँ से मिठाइयाँ वगैरह क्यों ली। उसने मुझसे उसी समय सारा सामान लौटा आने का हुक्म दिया। मैं सामान लौटाने मायके चली गई। मेरी माँ ने मेरा सूजा हुआ चेहरा देखा, किंतु मैंने उसे कुछ नहीं बताया। जिंदगी उसी तरह चल रही थी। कुछ दिनों बाद मैं एक बेटे की माँ बन गई। अस्पताल का खर्च जुटाने के लिए मेरे पति ने मंडी से कुछ पैसे उधार ले लिए। वह कर्ज न उतार पाने के कारण घर बैठ गया। वो खाली बैठे बैठे मेरे साथ गली गलोच करता। मैंने देखा कि उसने लॉटरी खेलने और शराब पीने की भी लत पाल ली थी। धीरे धीरे वो मेरे माता पिता द्वारा दिया गया सामान बेचने लगा। कई दिनों तक हमारे घर में चूल्हा न जलता।
मेरे बेटे के लिए दूध का भी इंतजाम नहीं था। इस सब का मेरे पति पर कोई असर नहीं होता था। बच्चों को दूध पिलाने के कारण मेरे लिए भोजन बहुत जरूरी था। मैं मौका पाकर अपनी माँ के घर चली जाती और वहाँ कुछ खा पी कर चुपचाप वापस आ जाती। मेरी माँ मेरे बेटे के लिए दूध का भी इंतजाम कर देती। मेरे लौटने पर वो मुझे पीटता और कहता कि हरामजादी, अकेले अकेले खाकर आ गई हो और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। एक दिन मेरे पति दिल्ली जाने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि वहाँ चलकर कुछ काम धंधा करेंगे। हम लोग मूलतः कपूरथला, पंजाब के रहने वाले हैं। मैंने सोचा शायद इससे हालात कुछ सुधरेंगे। वह एक रेडी पर सामान रखकर बेचने लगा। 3-4 हफ्ते बाद मैंने पाया कि उसने वह रेडी भी बेच दी जिसे मेरे पिता ने दिलाई थी। वह फिर से लॉटरी, जुआ खेलने और शराब पीने लगा। हमारी हालत बदतर से बदतर हो गई। एक दिन उसने मुझे अपने कुछ दोस्तों के घर भेजा। कारण पूछने पर उसने मेरे में पिटाई कर दी। वह मुझे पहले से तय एक स्थान पर ले गया। हमारे पास एक कार आकर रुकी और मेरे पति ने मुझे उसके अंदर धकेल दिया। एक सुनसान जगह ले जाकर उन्होंने बारी बारी मेरे साथ अपना मुंह काला किया। इसके बाद वे मुझे पहले से तय जगह पर उतार कर भाग गए। मेरे पति वहां मौजूद था। वह सोचकर कि मैं भाग न जाऊं, वह मुझ पर हमेशा निगरानी रखता था। यह कृत्य कुछ दिनों तक दोहराया गया। मैं महीने से थी और मेरे पेट में दर्द भी था। इसके बावजूद उसने मुझे पीट पीट कर गैरों के साथ हम बिस्तर होने के लिए कहा। उसके लिए अब मैं किसी भी वक्त रौंदी मसली जाने वाली चीज बनकर रह गई थी। मैंने इनकार करते हुए कहा कि वो चाहे मेरी जान ले ले, किंतु आज मैं उसकी एक नहीं सुनूंगी। मेरे पास अब किसी तरह उससे जान छुड़ाकर भाग जाने के अलावा कोई चारा न था। पहली कोशिश में मैं कामयाब हुई और भागकर अपने भाई के घर दिल्ली चली गई। वहाँ एक स्थानीय समाज सेविका ने मेरी मदद की और मुझे नवज्योति परिवार सलाह केंद्र ले गई। अब मैंने भेड़िए से बदतर अपने पति को तलाक देने की ठान ली है। उसने मुझे और मेरी बहनों को नुकसान पहुंचाने की धमकी पहले ही दे रखी है। नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन अब मैं उसके साथ रहकर और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है? अनेक किशोर वही भय और असुरक्षा का शिकार है। यदि वे अपने माता पिता को विश्वास में लेकर उनकी बात माने तो कईयों की जिंदगी भिन्न हो सकती है। डर और ब्लैकमेल पर आधारित कोई भी शादी कभी कामयाब नहीं होती। इसके विपरीत यह दीर्घकालीन पीड़ा बन जाते हैं। जुआ और शराबखोरी ऐसी भयानक बुराइयां है जो घर में स्त्रियों को सर्वाधिक परेशान करती है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है?